नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल पर बेस्ड टॉपिक्स, सिमिलर ट्रायंगल और स्केल फैक्टर पर बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये केस स्टडी क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। इसका मतलब ये ऑफिशियल सीबीएसई केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के ऊपर मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिन बच्चों को चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में कोई डाउट है, थ्योरम समझ में नहीं आई है, थ्योरम की प्रूविंग समझ में नहीं आई है, या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थ्योरम्स को यूज कैसे करना है, ये सारी बातें समझ में नहीं आई हैं, तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि जाके आप मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, उन सभी वीडियोस को देखिए। उसके बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको चैप्टर 6 में कोई डाउट नहीं है तो आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए एक बार केस स्टडी को पढ़ लेते हैं और डिटेल में फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा है, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है भाई, द हाइट ऑफ विजय's हाउस इफ 20 मीटर व्हेन विजय's हाउस cast a shadow of 10 meter long on the ground. At the same time, the tower cast a shadow of 50 meter long on the ground and the house of Ajay cast 20 meter shadow on the ground. यहां पर देखिए दो तीन बातें इंपॉर्टेंट आ रही हैं, उनको समझते हैं। एक तो है सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, दूसरा यहां पर एक वर्ड आ रहा है एट द सेम टाइम, और यहां पर शेडो का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। चलिए इनको पहले डिस्कस करते हैं और फिर केस स्टडी को समझेंगे। यहां पर बात करते हैं हम लोग पहले शेडो के कॉन्सेप्ट की। शेडो के कॉन्सेप्ट में सन अपना रोल प्ले करेगा, और सन को समझने के लिए यहां पर एक बात लिखी है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम यहां पर इसीलिए लिखा है कि सेम टाइम पर जो सन की पोजीशन होगी वो फिक्स होगी, और जब सन की पोजीशन फिक्स होगी उसकी वजह से जो बनने वाले शेडो होंगे, देखिए बात को समझिएगा। अगर सन यहां पर है तो शेडो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बनेगी, ये बात भी समझ में आती है। अब शेडो के एक्सट्रीम पॉइंट को समझते हैं। ये जो आपको लाइट रे आती हुई दिख रही है सन से, ये ग्राउंड पर जिस पॉइंट पर मिलेगी उस पॉइंट पर ही दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के शेडो बन रहे होंगे, यानी इसका वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल सेम होगा कब, जब सन की पोजीशन फिक्स है। इसीलिए यहां पर लिखा है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का मतलब है सन की पोजीशन फिक्स, और सन की पोजीशन फिक्स होने पर ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल भी इक्वल होगा। अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट डी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए की शेडो बी के इक्वल दी है और ऑब्जेक्ट डी की शेडो सी के इक्वल दी है। ये बात आप लोग फिगर से इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे। देखिए यहां पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, उनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक ट्रायंगल जो ऑब्जेक्ट ए के लिए बन रहा है और ऑब्जेक्ट ए की शेडो बी के इक्वल है, यानी ये येलो कलर का ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। दूसरे ट्रायंगल के लिए दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक ब्लू कलर ले लिया है और ये दूसरा ट्रायंगल भी अब आपको दिख रहा होगा, एक येलो कलर का ट्रायंगल और दूसरा ये आपका ब्लू कलर का ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा वाला ये डी ऑब्जेक्ट के लिए है। ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, बात को समझिएगा। ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ये सिमिलर क्यों होंगे ये भी समझिए। ये सिमिलर इसलिए होंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर है, ये हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, हमारे घर परपेंडिकुलर ही होते हैं ग्राउंड से। कोई भी टावर होगा वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर ही होगा, सीधा खड़ा होता है। हम किसी ऐसे आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहे हैं जो ग्राउंड पर किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो ये जो एंगल्स होंगे बेटा वो 90 डिग्री होंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ये एंगल देखो दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है और ये इक्वल भी है। दो एंगल इक्वल हो गए, और जब दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलरिटी के पास आ जाओ। सिमिलरिटी में क्या पढ़ा है, इन टू ट्रायंगल्स if any two angle or all the three angles are equal then these two triangles are similar। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि their sides are in proportion। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर बात समझ में आ गई। तो देखो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। ये बात समझ में आ गई। तो तीनों बातों को समझ लिया हम लोगों ने। सिमिलर ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल जिनमें सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दूसरी बात सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। हमने सन की भी बात कर ली। एट द सेम टाइम मतलब सन की पोजीशन फिक्स है, और जब सन की पोजीशन फिक्स है तो ये एंगल इक्वल होगा। एंगल इक्वल होने की वजह से
जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बिल्डिंग या टावर हैं, उनके शेडो की वजह से जो ट्रायंगल्स बन रहे होंगे वो आपस में कैसे होंगे, वो सर सिमिलर होंगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग केस स्टडी 1 पर फिर से डिटेल में बात करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। ये विजय का घर है, इसके पास में ये टावर दिख रहा है आपको, इसकी हाइट वो फाइंड करना चाहता है। He is using the properties of similar triangle। हम लोग ये समझ चुके हैं। The height of विजय हाउस, देखिए विजय के हाउस की हाइट कितनी दी है, ये देखिए विजय के हाउस की हाइट हो गई 20 मीटर। देखिए मीटर नहीं लिखना है, ये अंडरस्टूड है क्योंकि सारी ही यूनिट्स मीटर में चल रही हैं, मीटर नहीं लिखना है इसलिए। आगे देखते हैं, व्हेन विजय हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग। तो देखिए शेडो कैसे कास्ट करेगा, हमने सन की पोजीशन को इधर रखा है तो शेडो राइट साइड में आएगी और इसकी लेंथ कितनी दी है, 10 मीटर लॉन्ग दी है। बहुत बढ़िया भाई। अब आगे पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है एट द सेम टाइम, मतलब सन की पोजीशन वही है, द टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग। तो ये जो टावर है ये कितनी शेडो कास्ट करता है, ये शेडो कास्ट करता है 50 मीटर लॉन्ग। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है। क्या इस टावर की हाइट पता है? नहीं सर इस टावर की हाइट नहीं पता है। अच्छा भाई आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। आगे लिखा है एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शेडो ऑन द ग्राउंड। तो ये जो अजय का हाउस है ना, ये अजय का हाउस 20 मीटर की शेडो कास्ट करता है। ठीक है भाई, इसकी हाइट भी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि ये हाउस और टावर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे क्योंकि इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। और बताइए, और हमको यह भी पता है कि एट द सेम टाइम बोलने की वजह से, सन की पोजीशन की वजह से जो एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे वो एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, वो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। यहां से हमें दिखता है कि दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, और अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल आ गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये सभी ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, ये सभी ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। बेटा बात समझ में आई? ये सभी ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कब निकालनी है, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई थी। क्या कंडीशन है, जब विजय का हाउस 10 मीटर शेडो कास्ट करता है और टावर 50 मीटर शेडो कास्ट करता है, उस केस में हाइट ऑफ टावर निकालनी थी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और ये सी। यहां पर ए बी इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ विजय हाउस, और देखिए PQ, इसको PQ अज्यूम कर सकते हैं। PQ इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द टावर, और यहां पर हमने लिख लिया PQR हो गया। ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं, आप सभी को पता है। ये एंगल 90 डिग्री। अब बात को समझिएगा, इसको लिखना कैसे है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है भाई, और उसके बाद हमें यह भी पता है कि ये जो एंगल ACB है इज इक्वल टू एंगल PRQ, क्योंकि एट द सेम टाइम सन की वजह से जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो इक्वल होगा, यानी कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को अगर हम यूज करें तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगेगा, और जब AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगेगा तो हम लोग लिखेंगे एंगल ABC इज सिमिलर टू, देखिए A के करस्पॉन्डिंग P है तो P, B के करस्पॉन्डिंग Q है तो Q, और बचा R। ठीक है ना, तो अब ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। जब ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, ये बात हमको पता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिएगा हम लोग लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब यहां पर AC अपॉन PR भी होगा, लेकिन उसका यूज नहीं है तो हमने उसको नहीं लिखा। ठीक है, तो AB की वैल्यू चिपका देते हैं 20 अपॉन, यहां पर PQ अननोन है तो अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC की वैल्यू 10 है और QR की वैल्यू 50 है। ये बात समझ में आ रही है? तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए उसको भी देख लेते हैं। 20 इंटू 5 इज इक्वल टू PQ इंटू 1। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर समझ में आ रही है। ये 5 इधर 20 के पास चला गया और ये PQ इधर 1 के पास चला गया। बहुत बढ़िया भाई। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, PQ की वैल्यू आ गई 100। यूनिट क्या चल रही है, मीटर,
तो पी क्यू आ गया 100 मीटर। अब ये 100 मीटर क्या है बेटा, ये 100 मीटर है टावर की हाइट। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, द हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन विजय's हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 12 मीटर। क्या मतलब हुआ यहां पर? अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन बन रहा होगा कि सर अभी तो टावर की शैडो 50 मीटर दी हुई थी, तो यहां पर फिर से टावर की शैडो कैसे निकाल रहे हैं? बट ध्यान से अगर आप पढ़िएगा तो विजय के हाउस की शैडो की लेंथ बदल चुकी है। पहले विजय के हाउस की जो शैडो बन रही थी वो 10 मीटर बन रही थी, अब 12 मीटर बन रही है। इसका मतलब टाइम चेंज हुआ होगा। टाइम चेंज होने की वजह से सन की पोजीशन चेंज हुई होगी, उसकी वजह से शैडो की लेंथ में भी चेंज आया। ठीक है, चलिए इसको फिगर से समझते हैं। तो फिगर को अगर ध्यान से देखें तो ए बी क्या है, ए बी इज दी हाइट ऑफ द विजय's हाउस। भैया ये बताओ, सन कहीं भी जाए, दिन हो रात हो कोई भी टाइम हो, क्या उसके घर की हाइट में कोई चेंज आएगा या टावर की हाइट में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ओरिजिनल हाइट नहीं चेंज होगी, शैडो की लेंथ में चेंज आ सकता है। सही है भाई। इसलिए हमने क्या करा, यहां पर ए बी जो है वो विजय के हाउस की हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है और पी क्यू 100 जो है वो टावर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर कंडीशन चेंज क्या हो रही है, विजय के हाउस की शैडो बदल रही है। कितनी चेंज हो रही है सर? इस बार 12 हुई जा रही है। बहुत बढ़िया, तो इसको नाम बदल के हम सी डैश कर दें। भाई सी पहले ले चुके हैं तो यहां हमने सी डैश कर दिया। ठीक है, चलो भाई, तो फाइंड क्या करना है सर? फाइंड करनी है टावर की शैडो की लेंथ। अच्छा भाई, तो यहां पर आर लिया था तो हमने इसको आर डैश कर लिया। दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं, इस बार हम प्रूव नहीं करेंगे, सभी को पता है क्यों। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल है बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। चलिए लिख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डैश अपॉन क्यू आर डैश। चलिए वैल्यूज को चिपका देते हैं। ए बी कितना है सर? ए बी चेंज नहीं हो रहा है, 20 ही है। पी क्यू कितना है? पी क्यू भी सर फिक्स है, 100 है। बी सी डैश क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 12 है। क्यू आर डैश सर निकालना है। बहुत बढ़िया भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्या करना है सर? 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये भी सही है। अब क्या किया जाए? अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यू आर डैश इज इक्वल टू 12 इंटू 5, यानी क्यू आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई सर? 60 मीटर आ गई। यूनिट जरूर लिखेंगे, यूनिट गई तो क्वेश्चन भी गया। समझ में आ गई बात? तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे सर? 60 मीटर आ गई। बहुत बढ़िया भाई, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय's हाउस। इस बार अजय की बात हो रही है, बात समझ रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं चिपकाई है। जब इन्होंने कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं चिपकाई है तो हम लोग किसके पास जाएंगे? हम लोग अपनी इनिशियल कंडीशन के पास ही जाएंगे। अब यहां पर अजय के हाउस की हाइट हम लोग दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको विजय से रिलेट कर लें या इसको हम लोग टावर से रिलेट कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। यहां पर हम आपको दोनों ही मेथड से करके दिखाएंगे। हम सभी को पता है कि ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे हैं सर? सिमिलर हैं। तो चलिए पहले विजय के हाउस को अजय के हाउस से रिलेट करते हैं, तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, बोलिए, बी सी अपॉन वाई जेड। समझ में आ गई बात? हाँ सर, बहुत आसान है। अब वैल्यू चिपकाते हैं। 20 अपॉन एक्स वाई पता नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। बी सी कितना है? 10 और वाई जेड है 20। बात समझ में आ गई? 0 से 0 कैंसिल आउट, तो एक्स वाई कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें एक्स वाई मिलेगा 40 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं? क्या हुआ है यहाँ पे? बस ये जो 2 था ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 40 बन गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या? अब हम लोग करेंगे इस टावर को अजय के हाउस से रिलेट। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये सब बातें तो अब तक रट गई होंगी। वैल्यू चिपकाते हैं। पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन वाई जेड। ठीक है भाई, पी क्यू की वैल्यू 100 है और एक्स वाई की वैल्यू पता नहीं है। बहुत बढ़िया, क्यू आर 50 है और वाई जेड 20 है। सही है भाई, 0 से 0 शहीद हो गए। अब एक्स वाई चिपका दो। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही? 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 कैसे? ये 2 इधर चला गया
और अपॉन में आ जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है या नहीं आता है तो भैया देख लो 100 अपॉन XY इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है 50 अपॉन 20। ठीक है, तो पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 50 इंटू ये देखिए XY दोनों सेम लगने लगेंगे इसलिए हमने अलग कलर से लिख दिया। अब XY की वैल्यू निकालनी है तो XY को अकेला कर दीजिए 100 इंटू 20 अपॉन 50, यही वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर हमें मिलेगा 5 1 5, 5 2 10 0, तो XY कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 करेंगे फिर से 40 यूनिट आ जाएगी मीटर। तो चाहे आप जैसे ही कैलकुलेट करिए, यहाँ पर मीटर छुप गया है, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है, कॉन्सेप्ट आपका सही है, तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही आएगा और ऐसी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर सेम टाइम का मतलब सन की पोजीशन फिक्स है। कब? जब वो टावर 40 मीटर की शैडो बना रहा है। टावर की ओरिजिनल हाइट चेंज नहीं होगी, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आगे पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अजय's हाउस। अजय के हाउस की शैडो की लेंथ फाइंड करनी है। चलिए फिगर के पास चलते हैं। तो अगेन वही बात, PQ नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि PQ इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द टावर, जो कि 100 मीटर है, वो फिक्स है। ठीक है भाई, तो यहां पर हम लोग R" ले लें, क्योंकि R ले चुके हैं, R' ले चुके हैं, तो R" ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, यहां पर XY, तो यहां पर हमने Z" ले लिया, जिससे समझने में आसानी हो। दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये बातें हमको पता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। PQ अपॉन XY इज इक्वल टू QR" अपॉन YZ". वैल्यू चिपकाते हैं। PQ की वैल्यू 100 है, XY की वैल्यू 40 है, QR" की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 40, YZ" की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दिया। अब चलिए कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। YZ" इज इक्वल टू हमको मिलेगा 40 इंटू 4 अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या मिल रहा है भाई हमें मिल रहा है YZ" इज इक्वल टू 4 4 16। ये बात समझ में आई है नहीं? हाँ सर समझ में आ गई। तो YZ" यानी कि शैडो ऑफ अजय's हाउस व्हेन द शैडो ऑफ द टावर इज 40 मीटर इज 16, और यूनिट क्या चलेगी? मीटर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है इसमें? व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ विजय's हाउस। ठीक है भाई, फिगर के पास आते हैं। अब फिगर के पास आए हैं तो नेमिंग करनी पड़ेगी ABC और C". यहां पर आएगा PQR", क्योंकि R" 40 लिया था पहले भी। क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में निकालनी है विजय के हाउस की शैडो, यानी BC" निकालना है। दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। चलिए लगा देते हैं सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC" अपॉन QR". बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई। AB की वैल्यू क्या है? AB तो सर फिक्स है 20, PQ 100 है, BC" निकालना है, QR" क्वेश्चन में दिया है 40। बहुत बढ़िया। चलिए भाई सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 5 10। अब क्या करना है सर? वही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई जो अभी तक करते चले आ रहे हैं। BC" इज इक्वल टू 40 अपॉन 5 आ जाएगा। 5 1 5, 5 8 40, तो BC" की वैल्यू आ गई 8 मीटर। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ सर समझ में आ रही है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारी केस स्टडी 1 के सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है भाई? वीडियो को लाइक करना है, और क्या करना है दोस्तों में शेयर कर देना ज्यादा अच्छी लग रही हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन के ऊपर। चलिए पहले केस स्टडी 2 को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है रोहन वांट्स टू मेजर, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ साथ। रोहन वांट्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉन्ड ड्यूरिंग द विजिट टू हिज नेटिव। ही मार्क्स पॉइंट A and B on the opposite edges of a pond as shown in the figure below. To find the distance between the points, he makes a right angle triangle using rope connecting B with another point C are a distance of 12 meter, connecting C to point D at a distance of 40 meter from point C
and the connecting D to the point A which is are a distance of 30 meter from D such the angle ADC is 90 डिग्री। देखो इस केस स्टडी 2 के ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में हमें कुछ दिक्कत लग रही है, इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर एक लड़का है रोहन जिसके पास एक रोप है, ये बात समझने वाली है। ड्यूरिंग द विजिट टू हिज नेटिव वो क्या करता है, उसको एक पॉन्ड दिखता है, पॉन्ड में वो क्या करता है, उसको मार्क करता है। किस तरह से मार्क करता है, एक पॉइंट बनाता है ए, दूसरा पॉइंट बनाता है वो बी, इसकी वो लेंथ निकालना चाह रहा था। ठीक है भाई, तो वो क्या करता है, अपनी रोप को, जो ये रोप थी ना उसके पास, उस रोप को क्या करता है, ऐसे अरेंज करता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। देखो यहां से उसने रोप ऐसे फैलाई, फिर इधर से कुछ उसने रोप ऐसे फैलाई होगी, फिर यहां से उसने इस रोप को ऐसे कुछ मिलाया होगा, तो यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। इसको अज्यूम करा गया है पॉइंट सी, इसको अज्यूम करा गया है पॉइंट डी, और सारी ही डिस्टेंस उसमें फिगर में दी हुई है। एक बार देख लेते हैं, 12, 30 और 40। ये देखिए ये 12 है, ये 40 है और ये 30 है। सारी ही यूनिट्स किस में चल रही हैं सर, मीटर में चल रही हैं, मीटर में चल रही हैं। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कुछ इस तरीके से उसने कंस्ट्रक्ट किया होगा। लैंग्वेज आप लोग समझ चुके होंगे अब तक। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। लिखा है विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस AC। AC कहां पर है भाई, आप सभी को AC दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये है AC। ये AC कहां पर है सर, ये ट्रायंगल ACD में हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। कैसे हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है सर, हमें यह बात पता है कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, यानी साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, वो ही हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम कर रही है, तो सर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, क्योंकि हमें रिमेनिंग 2 साइड्स पता हैं। सभी को पाइथागोरस थ्योरम भी पता होगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, क्या पाइथागोरस थ्योरम अवेलेबल है? हाँ सर, अवेलेबल तो है, ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होगा। चलिए दूसरे ऑप्शंस पर भी बात करते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अभी हमने देखा, क्या हम लोग इसमें सिमिलरिटी लगा सकते हैं? सर इसमें सिमिलरिटी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सर यहां पर 2 ट्रायंगल्स अभी दिख नहीं रहे हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। थेल्स थ्योरम, सभी लोगों को थेल्स थ्योरम पता होगी, और अगर आपको थेल्स थ्योरम नहीं पता है, इसका मतलब अभी तक आपने मेरी ट्रायंगल्स की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है। चलिए लास्ट ऑप्शन क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर एरिया की तो बात हो ही नहीं रही है, लेंथ की बात हो रही है, तो एरिया तो लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिस्टेंस AC, यानी कि AC की लेंथ फाइंड करनी है। फिर से क्वेश्चन पर आ जाओ, हमें यह पता है कि सर ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा तो थ्योरम कैसे इंप्लीमेंट होगी सर, ये AC पूरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, AD हमको पता है, CD हमको पता है, AC नहीं निकाल पाएंगे, चलो निकाल लेते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD कितना है बोलिए भाई, 30, और 30 का स्क्वायर कर दीजिए। CD कितना है 40, 40 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका AC स्क्वायर। सभी को पता है यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 0 चिपकाना है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 0 चिपकाना है, 2 0 चिपकाइए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं तो 2500 आ जाएगा। अब निकालना है इसका स्क्वायर रूट, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2500। AC की वैल्यू क्या आएगी, सभी को पता है 25 का स्क्वायर रूट 5, और 2 0 से 1 0 बाहर, तो यहाँ पर 50 मीटर वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशंस आपको समझ आ रही होंगी। अगर ये कैलकुलेशंस में भी प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियोस जाके देखिए, स्क्वायर रूट पर डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन में है क्या ये, हाँ सर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है विच इज द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं, ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं वही पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब सर ये हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में सर जो लार्जेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और हमें पता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स। तो हमें यहाँ पे करना ये होगा सर कि पहले सबसे बड़ी साइड को टारगेट कीजिए। ठीक है भाई, कर देते हैं। यहाँ पर 25, 17, 13 और 28, सर इनका जो स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर की वैल्यू बचे हुए 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होनी चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। तो पहले वाला ऑप्शन देखते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 24 का स्क्वायर किसी को पता है
576 नहीं पता है तो याद कर लो 25 का स्क्वायर 625। चलो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 + 6 15 का 5 कैरी 1, 7 + 1 8 9 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1 6। देखो 625 आ गया। हाँ सर आ तो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम बन गई। हाँ सर बन गई। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करता है। उसी तरह से देखिए ऑप्शन बी पर आ जाते हैं। ऑप्शन बी में देखते हैं 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 + 4 9, 6 + 2 8, यहाँ पर बचेगा 2, और 17 का स्क्वायर होता है बेटा कितना 289। इसका मतलब सर ये जो ऑप्शन बी है ये भी सर ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। अब जो बचे हुए दो ऑप्शंस हैं ये आप लोग चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है और कौन सा ऑप्शन ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है, और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं, कमेंट करेंगे और क्या करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ AB। AB की लेंथ निकालनी है। चलते हैं फिगर के पास। अब देखिए AC हम लोग निकाल चुके हैं, टोटल है 50। बात समझ में आ रही है। जब टोटल 50 है, BC अगर हम 12 हटा देते हैं तो वैल्यू कितनी बचेगी सर, हमें पता है ये बचेगा सर 50 - 12। तो 50 - 12 क्या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे सर, कर लेंगे। कितनी वैल्यू आएगी सर, यहां पर वैल्यू आएगी 38 मीटर। बहुत बढ़िया भाई। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। AC इज इक्वल टू AB + BC। समझ में आ रही है बात। AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 50, AB हमको निकालना है और BC है 12। तो यहां से AB आ जाएगा, AB आ जाएगा 50 - 12, और इसको सॉल्व करने पर 38 यूनिट चल रही है मीटर। तो ऑप्शन कौन सा है भैया मेरे पास सही, ऑप्शन है सर बी वाला। बहुत बढ़िया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड। अब यहां पे क्या निकालना है, रोप कितनी यूज करी। चलो इसी फिगर में देख लेते हैं। रोप की लेंथ बताओ सर, रोप जो है वो B से C तक है। बहुत बढ़िया भाई। फिर सर C से D तक जाते हैं यानी कि CD, प्लस D से A तक जाते हैं यानी DA। तो इन तीनों वैल्यू को अगर ऐड कर देंगे तो क्या लेंथ ऑफ रोप नहीं निकल आएगी। हाँ सर निकल आएगी। तो क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं और आंसर भी निकाल लेते हैं। तो BC + CD + DA यही है हमारी लेंथ ऑफ रोप। समझ में आ गई बात, लेंथ ऑफ रोप। वैल्यू चिपका दीजिए भाई। BC कितना था सर, BC 12 है। CD कितना है सर, CD 40 है और DA 30 है। तो ये 40 + 30। ठीक है भाई, इनको ऐड कर देते हैं। तो लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वैल्यू आएगी 2, और यहां पर ऐड करेंगे 4 + 3 7, 7 + 1 8, यानी 82 मीटर हमारी लेंथ आ चुकी है। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह से केस स्टडी 2 के भी सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन जो कि स्केल फैक्टर पर बेस है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अ स्केल drawing of an object is the same shape at the object but a different size. The scale of drawing is a comparison of the length used on a drawing to the length it represents. ठीक है। The scale is written as a ratio. The ratio of two corresponding sides in similar figures is called the scale factor. देखो इसको डिटेल में समझो। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं कि एक आर्किटेक्ट है, उसको एक काम दिया जाता है, एक ऑयल रिफाइनरी उसको डिजाइन करनी है। ये एक आपकी रियल ऑयल रिफाइनरी है। वो क्या करता है, एक 3D मॉडल तैयार करता है उसी बिल्डिंग का, उसी रिफाइनरी का, और ये बात वो एक्सप्लेन करता है कि जो रियलिटी में ऑयल रिफाइनरी बनेगी वो इस मॉडल का 1000 टाइम होगी। समझ में आ रही बात, 1000 टाइम्स होगी। क्या मतलब है इसका, इसको समझते हैं। देखिए इस ऑयल रिफाइनरी में आपको ये टावर दिख रहा है, हाँ सर टावर दिख रहा है, और इस 3D मॉडल में भी आपको एक टावर दिख रहा है। बहुत बढ़िया भाई। अब यहां पर अगर ऐसा मान ले कि जो उसने मॉडल बनाया उसमें इस टावर की लेंथ 5 सेंटीमीटर रखी उसने, तो जो रियलिटी में टावर बनेगा वो उसका 1000 टाइम ज्यादा होगा, यानी वो 5000 सेंटीमीटर होगा। ये वो आर्किटेक्ट कहना चाह रहा है।
इससे क्या फायदा हुआ? इससे आर्किटेक्ट का काम आसान हो गया। भाई पहले प्लान करा उसने, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उसको अपना प्लान एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेनेशन में भी आसानी मिली उसको, और जब वो रियलिटी में बनेगी तो उसका ऑलरेडी प्लान तैयार होगा, तो उसी हिसाब से वो बन जाएगा। हम लोगों ने अपनी लाइफ में भी ये देखा है कि जब घर वगैरह बनते हैं तो पहले उसके मैप्स तैयार होते हैं, उसके बाद ही घरों को डिजाइन करा जाता है। तो यहां से बात समझ में आती है। अब हम लोग फिर से उसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं जो केस स्टडी में दी हुई थी। तो यहां पर क्या लिखा है? A scale drawing of an object is the same shape at the object but a different size। इसका क्या मतलब है? देखो शेप नहीं बदलेगा, जो यहां पर है वही ये रहेगा, बट हो क्या रहा है? साइज बदल रहा है। यही स्केल है। तो यहां पर हमने जो बोला ना कि 1000 टाइम बड़ा, तो ये भी एक टाइप का स्केल ही है। आगे देखते हैं। द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज अ कंपेरिजन ऑफ लेंथ यूज्ड ऑन अ ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट्स। समझ में आ रही है बात? बोलना चाह रहे हैं ये कि जो ड्राइंग बनाई गई, ये जो ड्राइंग बनाई गई, इसका जो स्केल है वो एक तरह से कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? उस ड्राइंग का कंपैरिजन कर रहे हैं ओरिजिनल लेंथ से। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है। आगे लिखा है द स्केल इज रिटन एज अ रेशियो। क्या मतलब है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इसकी लेंथ हमने एज्यूम करी 5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ रियल में बननी है कितनी? 5000 सेंटीमीटर। इनका रेशियो निकाल लीजिए एक बार, तो 5/5000 आएगा। हाँ सर बात तो सही है। तो वैल्यू क्या आएगी? 1/1000 आएगी। ये बात समझ में आती है या नहीं? हाँ सर समझ में आती है। और देखो हमने बोला भी था कि 1000 टाइम बड़ा हो रहा है। यही लिखा है यहाँ पे कि जो स्केल है वो एक रेशियो की फॉर्म होती है, और हम सभी को पता है कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो यूनिट लेस क्वांटिटी है। आगे पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। उसी पर हम लोग बात कर रहे थे अभी तक। चलिए अब हम लोग चलते हैं वापस अपनी केस स्टडी के ऊपर। उसमें लिखा है आगे, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू लेंथ इन इमेज अपॉन करेस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। इस बात को हम लोग बार बार यूज कर रहे होंगे, इसी बात को भी हमने समझा भी है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रिवाइजिंग then the shapes are similar। ठीक है भाई। hence two shapes are similar when one can become the other after a resize, flip, slide or turn। in the photograph below showing the side view of a train engine, scale factor दिया हुआ है 1:200। इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मेरी आदत बहुत खराब है डिटेल में समझाने वाली। यहां पर लिखा है इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रिवाइजिंग। मतलब क्या है? सपोज कर लेते हैं कि दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल को हमने थोड़ा बड़ा किया, थोड़ा सा टेढ़ा किया, और उससे हुआ क्या कि वो दूसरा ट्रायंगल बन गया, मतलब दोनों सेम हो गए। इससे क्या हुआ? हमने क्या करा? उसको थोड़ा सा रिवाइज किया। रिवाइज होने से क्या हुआ कि वन शेप दूसरा शेप बन गया। वन शेप कैन बिकम अनदर, जो दूसरा शेप बन सकता है। देन द शेप्स आर सिमिलर। ऐसे शेप्स को हम सिमिलर शेप्स कहते हैं। ठीक है भाई। हेंस टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर आ। मतलब ऐसे सभी शेप्स आपस में सिमिलर होंगे जो अपने आप को किसी दूसरे शेप के आइडेंटिकल बना लेते हैं। कब बना लेते हैं? रिसाइज करने पर। देखो यहां पर थोड़ा सा रिसाइज हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अगर छोटे ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करा जाए तो वो उसी के तरह बन जाएगा। फ्लिप करने पर, समझ में आ रही है बात? मिरर इमेज से समझ सकते हैं हम लोग। अगर हम एक ट्रायंगल की मिरर इमेज को देखें तो वो दूसरे ट्रायंगल के आइडेंटिकल हो जाए, उस केस में भी वो सिमिलर होंगे। स्लाइड करने पर और टर्न करने पर, घुमा देने पर अगर वो दूसरे ट्रायंगल के आइडेंटिकल आ जाए तो भी वो सिमिलर होंगे। अब हम लोग फिर से कहां चलते हैं? केस स्टडी के आगे पढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट a length of 1 centimeter of photograph above corresponds to a length of 200 centimeter। किसकी बात कर रहे हैं? ये स्केल फैक्टर की बात कर रहे हैं। 1:200। 1:200 क्या है? देखो इस बात को भी फिगर से समझो। 1:200 इसका मतलब ये है कि ये जो इंजन की फोटो है ना, ये जो इंजन की फोटो है, ये आपके रियल इंजन का 1/200 टाइम्स है। अब इसी बात को लैंग्वेज से रिलेट करो। लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज में बोल रहा है दिस मीन्स दैट अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ अ फोटोग्राफ अबव करेस्पॉन्ड्स टू अ लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर। देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इसकी लेंथ पूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है
तो ये बताओ ओरिजिनल इंजन की लेंथ कितनी होगी। सभी लोग बोलेंगे सर 10 को 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। यही ये बोलना चाह रहे हैं केस स्टडी की लैंग्वेज में। बात समझ में आ गई। ये स्केल फैक्टर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर, भैया लेंथ कितनी दी है 11 सेंटीमीटर, देन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन इन द फोटोग्राफ अबव इंक्लूडिंग द कपलिंग्स, कपलिंग्स क्या होता है उसके बारे में बता दिया है, मैकेनिज्म यूज्ड टू कनेक्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलेंगे केस स्टडी में दिए हुए अपने फॉर्मूले के ऊपर। क्या लिखा था उसमें, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू लेंथ इन इमेज अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। अब कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू चिपकानी है। स्केल फैक्टर की वैल्यू कितनी दी है 1:200, सही है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही है। 1:200 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/200 लिखेंगे, बहुत बढ़िया। तो स्केल फैक्टर की वैल्यू 1/200 इज इक्वल टू लेंथ इन इमेज, कहां से आ रही है वैल्यू इसकी, ये देखो क्वेश्चन में दे दिया, लेंथ ऑफ द मॉडल इज, तो यहां पर लेंथ इन इमेज 11 हो गई, और ओवरऑल लेंथ हमको निकालनी है इंजन की, यानी ये आपकी ओवरऑल लेंथ हो गई। हमने इसको कैपिटल एल से लिख लिया, इसको कैपिटल एल से अज्यूम कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया। चलो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 11 × 200, ये वैल्यू किस में आएगी सेंटीमीटर में। सॉल्व करते हैं, 2200 सेंटीमीटर। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है, सर कोई भी ऑप्शन ऐसा तो नहीं दिख रहा। तो अब क्या किया जाए, ऐसा करते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 0 से 2 0 शहीद हो गए, वैल्यू आ रही है 22 मीटर। ये ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। तो सिमिलैरिटी कब इफेक्ट होगी इस पर बात करनी है, और इस पर डिटेल में हमने कहां पर बात करी थी, इस स्लाइड में बात करी थी कि आप उसको रीसाइज करिए, फ्लिप करिए, स्लाइड करिए, टर्न करिए, उन सभी केसेस में जो शेप्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अब हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं। लिखा है दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, यहां पर सिमिलैरिटी अफेक्ट नहीं होगी। दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, यानी स्केल फैक्टर को यूज करके उनको डायलेट किया जा रहा है, यहां पर भी सिमिलैरिटी अफेक्ट नहीं होगी, वो सिमिलर रहेंगे। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, यहां पर भी सिमिलैरिटी अफेक्ट नहीं होगी। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, अगर वो सिमिलर होते तो मिरर इमेज बनाते, फ्लिप वाली कंडीशन, बट यहां पर लिखा है दे आर नॉट, यानी ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो सिमिलैरिटी को अफेक्ट कर देगा। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर इफ द विड्थ ऑफ द डोर इन फोटोग्राफ इज। बात समझ में आ रही है, फोटोग्राफ में लेंथ दे दी है, ओरिजिनल लेंथ पूछी जा रही है, फिर से उसी फॉर्मूले के पास चलेंगे। स्केल फैक्टर 1/200, बहुत बढ़िया। लेंथ इन इमेज कितनी दी है 0.35, करेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है, वही एक्चुअल विड्थ की बात हो रही है यहाँ पे, एक्चुअल विड्थ। चलो भाई अब क्या करना है, सर बहुत आसान है, जो अभी तक करते चले आ रहे हैं वही करना है, तो कर दो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 0.35 × 200, मल्टीप्लाई करना आता है, 2 0 ऐसे ही चिपका दो, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं इसलिए 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए, और ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में, 70 यानी 70 सेंटीमीटर। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है, सर ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा, तो क्या करें, सर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करने पर देखो पॉइंट अभी यहां पर है, पॉइंट यहां पर है, 2 बार पॉइंट लेफ्ट में मूव हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आएगी 0.70 यूनिट मीटर। बहुत बढ़िया, 0.70 कोई ऑप्शन दिख रहा है, सर ऑप्शन नंबर ए। चाहे आप 0.7 लिखिए या आप 0.70 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे क्या लिखा है, इफ 2 ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर, देखो 2 ट्रायंगल्स का स्केल फैक्टर दिया है 5:3, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2 ट्रायंगल्स इज ट्रू। देखो इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। हम इसको समझाने के लिए 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को अज्यूम कर लेते हैं।
ये मेरी अजम्पशन है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये दो जो ट्राइंगल हमने लिए हैं आपके सामने, फॉर एग्जांपल ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों ही ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। ये मेरी अजम्पशन है। अब आप सभी को पता है कि अगर इनके बीच में जो स्केल फैक्टर है वो 5:3 का है, यानी 5 अगर पहले है तो ABC वाला ट्राइंगल पहले और 3 बाद में है तो PQR वाला ट्राइंगल बाद में। अब यहां पर स्केल फैक्टर दिया है 5:3, तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है ABC को और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है PQR को। और हम सभी को पता है कि जब वैल्यू रेशियो में होती है तब हम लोग किसी वेरिएबल को अज्यूम करके एग्जैक्ट वैल्यू तक जा सकते हैं। तो यहां पे हमने x एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया, तो वहां से वैल्यू आई 5x और 3x। ये 5x और 3x क्या है? हमने क्योंकि इनको इक्विलेटरल ट्राइंगल अज्यूम करा है तो इनकी साइड्स ये हो जाएंगी 5x और ये भी 5x। और दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो ये 3x और ये हो जाएगी 3x। इतनी बात समझ में आई। अब आप लोग ABC का पेरीमीटर बताइए। तो ट्राइंगल ABC का जो पेरीमीटर है वो आएगा 15x सम ऑफ ऑल साइड्स, और ट्राइंगल PQR का जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा सर 9x। अब हम लोग क्या करें सर, दोनों पेरीमीटर को ना डिवाइड कर दीजिए, रेशियो निकालिए, देखिए क्या वैल्यू मिलती है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो P1/P2 की वैल्यू आएगी 15x/9x। x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9, 3 5 15। तो पेरीमीटर भी उसी रेशियो में है जिस रेशियो में स्केल फैक्टर है। समझ में आ रही है बात? जिस रेशियो में स्केल फैक्टर है पेरीमीटर भी उसी रेशियो में है। अब एक काम आप लोगों के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर यहां से आप ट्रायंगल ABC की हाइट निकालिए, ट्रायंगल PQR की हाइट निकालिए, फिर दोनों ही हाइट्स को क्या करना है, डिवाइड करना है, और फिर आप चेक करिएगा कि रेशियो क्या आ रहा है। तो आई होप आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा। तो उसके बाद हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स के बीच का स्केल फैक्टर 5:3 है तो उनका पेरीमीटर, उनके मीडियन की लेंथ, उनके एल्टीट्यूड की लेंथ, सभी लेंथ इसी रेशियो में होंगी। तो इस कंक्लूजन का यूज करके अपने ऑप्शंस को भी जरा देख लेते हैं। तो लिखा है पहला ऑप्शन, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज 15:1। क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। इनका पेरीमीटर भी 5:3 में ही होगा। अच्छा भाई, एल्टीट्यूड लिखा है देयर एल्टीट्यूड्स हैव अ रेशियो 25:15। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 3 15, 5 5 25, इसका मतलब 5:3 आ रहा है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखते हैं, देयर मीडियंस हैव अ रेशियो 10:4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5:2 मिलेगा। क्या ये सही है? नहीं सर, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन देखते हैं, देयर एंगल्स बाइसेक्टर हैव अ रेशियो 11:5। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि सभी लेंथ उसी रेशियो में होनी चाहिए। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर लिखा है द लेंथ ऑफ AB की लेंथ निकालनी है जो कि इन्होंने x के इक्वल अज्यूम करी है। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADE। समझ में आ रही है बात? चलिए, जो जो डेटा पता है उसको लिख लेते हैं। AB दिया हुआ है x, ठीक है भैया। AD की वैल्यू क्या आएगी? सर AD की वैल्यू आएगी AB प्लस BD, मतलब वैल्यू एग्जैक्ट बताइए, x प्लस 4। बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए BC कितना दिया है? BC दिया है सर 3 और DE दिया है 6। और क्या इंफॉर्मेशन दी है? सर ये एंगल 90 डिग्री है, बहुत बढ़िया। और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। जैसे ही दो एंगल इक्वल दिखने लगे, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो लगा देते हैं, फिर क्या दिक्कत है? तो AB अपॉन, बोलो भाई, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन, बोलो वैल्यू, बोलो DE। अब वैल्यू चिपकाइए। AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू है x, AD की वैल्यू है x प्लस 4 इज इक्वल टू, BC है 3 और DE है 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
x की वैल्यू आ जाएगी 4। यूनिट क्या चल रही है, सभी यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। कैसे आया, समझ में आ गया ना। 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स को इधर ले गए तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। इतनी कैलकुलेशन तो आपको समझ में आती होगी, ये अज्यूम करके हम चल रहे हैं। अगर नहीं आती है तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है आपको। चलिए कुछ बच्चों के लिए डायरेक्ट हिंट देते हैं, बात को समझिएगा। यहां पर अगर हम स्केल फैक्टर की बात करें तो स्केल फैक्टर की बात करें तो ये 3 से 6 हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। करेस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर हम लोग देखें तो ये 3 से 6 हो रहा है। क्या रिलेशन है सर, ट्वाइस का रिलेशन है। बहुत बढ़िया भाई, तो यही रिलेशन दूसरी साइड में भी लगाओ। समझ में आ रही है बात। यही रिलेशन अगर दूसरी साइड में लगाएं तो x प्लस 4 जो होगा ना वो ट्वाइस ऑफ x के होगा कि नहीं होगा। यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट आप लोग स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करिएगा। ये बस मेरा काम था आपको स्केल फैक्टर को रिलेट करके समझाना। तो इस तरह से हमारे तीनों केस स्टडी क्वेश्चंस यहां पर खत्म होते हैं और ऐसी उम्मीद है कि आपको सभी केस स्टडी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, जो फिगर्स हमने यूज करे उससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।